चलिए, तो अपन मैग्नेटिक मोमेंट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अपन ने सिंपल सीखा था कि करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। कोई भी कॉइल होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन right hand thumb rules, right hand thumb rules, this is used to determine the direction। जैसे इस केस में m वेक्टर जो आएगा वो डॉट में आएगा। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर के बारे में सीखा था कि जिस लूप की भी बात हो रही हो उस लूप का एरिया निकालते हैं। अगर लूप है तो n इक्वल टू 1 होगा, कॉइल है तो n की वैल्यू रख देंगे। और फिर अपन ने एक बेसिक सा सवाल भी किया था। जैसे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं आपके सामने दो लूप बना रहा हूं, अपने को इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट बताने हैं डायरेक्शन के साथ। इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस 2r है। सब लोग सॉल्व करके अपने पास लिख के रख लीजिए। इसमें करंट ऐसे जा रही है और इसमें ये ऐसा और ऐसा, वापस ये r है और ये 2r। तो अपने को इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। बताइए, लूप्स है, लूप सिंपल है ना बिल्कुल। यहाँ पे एरिया क्या आएगा, यहाँ पे लार्जर सेमी सर्कल के एरिया में स्मॉलर सेमी सर्कल का एरिया माइनस हो रहा है। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई बाई 2 कॉमन आ गया और ये आ गया यहाँ से 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर बाई 2, 3 पाई आर स्क्वायर बाय 2। और करंट तो पता ही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्या आएगा, करंट इनटू एरिया, तो 3i पाई आर स्क्वायर बाय 2। और इसकी डायरेक्शन, तो इस लूप में ध्यान से देखिए करंट क्लॉकवाइज है ना, डायरेक्शन क्या आएगी, क्रॉस। और इसके अंदर अगर मैं एरिया निकालूं तो इसमें दोनों सेमी सर्कल का एरिया ऐड हो रहा है ना। तो पाई बाई 2 इंटू 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना आ गया, 5/2 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया आ गया। सो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 5 पाई आई आर स्क्वायर बाय 2। और इसकी भी डायरेक्शन क्या आएगी, क्रॉस में। ये दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट है, सिंपल लूप का एरिया निकालना है। मतलब इसमें अपने को ये वाला एरिया कैलकुलेट करना था, ये एरिया कैलकुलेट करना था, और इसमें अपने को ये एरिया कैलकुलेट। ठीक है, जल्दी लिखिए, 20 सेकेंड दे रहा हूँ। इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की सच नीड होती नहीं है। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब मैंने बताया था कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये कैसा बिहेव करता है, बिहेव्स एज अ मैग्नेट। जैसे कि आपको याद हो तो मैं एक बार फिर से हल्का सा रिपीट कर दे रहा हूँ कि करंट कैरिंग कॉइल जो था, नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट I है, रेडियस r है, मान लो इस तरह। तो अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कैलकुलेट करूं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इस तरफ आएगा m, है ना।
और m का मतलब आएगा, m की वैल्यू आएगी नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू पाई आर स्क्वायर। याद करो मैंने क्या कहा था, इसकी एक्सिस पे फील्ड क्या होती है, तो इसकी एक्सिस पे फील्ड आई थी म्यू नॉट इंटू एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये लिखा हुआ है आपके पास, है ना। फिर अगर मैं ये कहूँ कि x की वैल्यू, एक्सियल पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस r से बहुत ही ज्यादा हो, तो आपने इसको क्या लिखा था, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर। तो आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, तो एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे टू भी आता है, सही कह रहा है भाई। ऊपर नीचे टू पाई से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन आई इंटू टू पाई आर स्क्वायर। ऊपर नीचे मैंने टू पाई से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया 4 पाई x क्यूब। ये k है ना, ये तो टू का टू रहने दो, और ये नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, ये m बन गया। तो इट इज 2 km/x क्यूब। ऐसा आता था डायपोल की एक्सिस पे फील्ड, आपको याद हो तो, बस k की जगह, बस k वहां कुछ और था, वहां 1/4πε0 था, और m वहां पे डायपोल मोमेंट था। तो यहाँ पे ना अपन बार मैग्नेट सीखेंगे, उसकी फील्ड यही आएगी एक्सिस में, है ना। दिस इज एक्सियल फील्ड, एक्सियल फील्ड फॉर अ मैग्नेटिक डायपोल, एक्सियल फील्ड फॉर अ मैग्नेटिक डायपोल, है ना। तो इसीलिए बड़े काम की चीज है कि ये एक डायपोल की तरह बिहेव करता है या एक मैग्नेटिक मोमेंट की तरह बिहेव करता है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज पे लगेगी। ये आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, पीछे जब मैंने लूप का पढ़ाया था, तो इस वजह से फिर से लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, ये एज इट इज लिखा था आपने। ठीक, चलिए, तो अपन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर रहे थे। तो यहीं से ना एक तरह से ये कंसेप्ट आता है कि जो भी मैग्नेटिक फेनोमेना होते हैं that are due to circulating charges और that are due to circulating current, हर मैग्नेटिक फेनोमेना कहीं ना कहीं से ऐसे ही सर्कुलेटिंग करंट की वजह से होता है, ये बात निकल के आती है। ठीक है, जैसे कि मैं सिंपली ना आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मान लो एक चार्ज है जो एक आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, प्लस क्यू चार्ज है जिसका मास m है मान लो, और ये एक आर रेडियस के सर्कल में v स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, तो कैसे बताओगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट, या सोचो। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया, तो ये घूमता हुआ चार्ज एक लूप के जैसा है, तो इसका करंट निकालना सीखा था अपन ने, याद करो कि इसकी जो इफेक्टिव करंट आएगी वो क्या आएगी, Q इंटू एफ, Q/T, है ना। और Q इंटू एफ को क्या लिखोगे, V/2πr, क्या लिखोगे फ्रिक्वेंसी को, V/2πr, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2πr/v, ठीक है, QV/2π। ये क्या आ गया अपने पास, इफेक्टिव करंट क्या होगी इस चार्ज की मोशन की वजह से। अब मैं पूछूं इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, तो इट विल बी करंट इनटू एरिया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो वन आ जाएगा, तो एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, तो QV/2πr इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हुआ, सो इट इज QVr/2, कितना आया, QVr/2। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन डॉट में आ रही है ना। यही चार्ज अगर निगेटिव होता तो करंट ऑपोजिट में आती, तो मोमेंट वेक्टर क्रॉस में आता है। तो ये एक सिंपल चार्ज, अगर एक क्यू चार्ज घूम रहा हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, ये बहुत काम आता है एटॉमिक मैग्नेटिज्म के अंदर, कि एटम के अंदर जो फील्ड वगैरह होती है उसमें ये चीज काफी काम आती है। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इसको।
ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन और लिखिए, इसी में एक क्वेश्चन आप लोग और कीजिए, इसी का, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज, फाइंड एंगुलर मोमेंटम, इसको अपन एल से लिखते हैं, ऑफ द चार्ज। तो बहुत सिंपल है, पता है अपने को, क्यों एम मास का चार्ज है, वी स्पीड से घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, एम वी आर। क्या आएगा भैया, एंगुलर मोमेंटम एम वी। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है क्यू वी आर बाई 2 और एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर। सिंपल सी बात। और फिर एक पार्ट आता है इसमें, फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंट। क्या आता है, फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंट। रेशियो ले लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया था क्यू वी आर बाई 2, एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, एम वी आर। ध्यान से देखिए, वी आर से वी आर कैंसिल होता है और ये बचता है क्यू बाई 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कितना होता है, Q बाई 2m, चार्ज अपॉन 2 टाइम्स मास। मतलब ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, उस पार्टिकल के चार्ज अपॉन मास रेशियो, ना उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, ना उसके शेप पे डिपेंड करता है, ना उसकी डायमेंशन के, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, चार्ज अपॉन मास रेशियो पे। और ये तो मैंने एक पार्टिकल के लिए निकाला, आप किसी भी बॉडी, नॉन कंडक्टिंग बॉडी जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसको अगर घुमाते हो तो उसको घुमाने की वजह से उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसको घुमाने की वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम भी होता है और उसका रेशियो कांस्टेंट आता है। तो कहते हैं कि एनी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग बॉडी rotating about its axis, rotating about its axis has magnetic moment upon angular momentum q by 2। किसी भी नॉन कंडक्टिंग बॉडी जो यूनिफॉर्मली चार्ज हो, उसको और उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो यही है ना। और तुम कहोगे इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है ना कि मैग्नेटिक मोमेंट कई बार निकालना इतना आसान नहीं होता जितना यहाँ था। यहाँ पे सिंपल क्या हुआ कि एक चार्ज एक लूप में घूम रहा था, हमने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। हर जगह इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं हो सकता, कई जगह हो सकता है बहुत मुश्किल वाला इंटीग्रेशन बन रहा है ना। लेकिन अगर ये रिलेशन हम जानते हैं तो एंगुलर मोमेंटम निकालना बहुत आसान होता है, आई इंटू में। तो उसके लिए अपन ये रिजल्ट बहुत ही इजीली ले सकते हैं। इसको जल्दी से लिखिए 30 सेकंड में, फिर मैं इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा। लिख लिया गया अपन ने, चलिए आगे चलते हैं। इससे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि एक डिस्क है, क्या अपने पास एक डिस्क है, डिस्क पे का मास स्मॉल m है, इसका चार्ज q है ना, और इसकी रेडियस पता है अपने को r। इसको ऐसा रोटेट कर रहे हैं इसकी एक्सिस के अबाउट, है ना, और आपसे पूछा है फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डिस्क। फाइंड, ओमेगा से घुमा रहे हैं, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अब सोच के देखो, अगर हमें ये कंसेप्ट नहीं पता होता तो हम क्या करते, तो हम डिस्क की एक्सिस से r डिस्टेंस पे जाते, एक dr थिकनेस की रिंग मांगते, उस रिंग का चार्ज निकालते,
फिर कहते हैं कि वो चार्ज भी क्यू फ्रीक्वेंसी एफ फ्रीक्वेंसी से घूम रहा होगा, तो हम उस चार्ज के कारण छोटी सी करंट निकालते हैं, है ना? फिर हम उस छोट एलिमेंटल रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं और फिर हम उस मैग्नेटिक मोमेंट को 0 से r तक इंटीग्रेट करते हैं। अगर हमें ये मेथड नहीं पता होता तो अपन ये अप्रोच यूज करते जिसे अपन किया करते थे, क्योंकि आपको हो गया कि सर अगर ऐसा घूम रहा है ना ये, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो रिंग है उसमें अलग अलग करंट है, अलग अलग जगह पे अलग अलग करंट है एक तरीके से। अब अगर अपने को ये चीज आती है तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे देखना। अपना सिंपल कहेंगे कि हमें तो ये पता है कि m/l इक्वल टू q/2m होता है ना? तो जो m आएगा कैपिटल M वो आएगा q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम विच इज I इंटू ओमेगा, एंड इट इज q/2m। I क्या होगा डिस्क का इसके एक्सिस के अबाउट mr²/2 इंटू ओमेगा, m से m कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ गया q⍵r²/4। ये रहा आंसर। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इंटीग्रेट करके भी यही आएगा q⍵r²/4। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कल को मैं आपसे कह दूं ना कि एक स्फेरिकल शेल है, सोच के देखो इसमें इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा, कर तो सकते हैं बट काफी मुश्किल होगा। इस पर चार्ज q है, मास m है, रेडियस r, हॉलो स्फेयर, स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फेयर। मैं पूछूं इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, वापस वही कंसेप्ट कि मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है वो q/2m होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी q/2m into angular momentum. Angular momentum is I into omega. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर है तो 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, m से m कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना है q⍵r²/, ये। तो आपने जिन जिन बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख रखा है उसको यहाँ पे चार्ज करके घुमाया जा सकता है, और उसको अगर चार्ज करके घुमाया जा सकता है तो उससे आपका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिखिए जल्दी से, कोई डाउट हो तो चैट पे लिख के या अनम्यूट करके पूछिए। ठीक, आई होप सबने लिख लिया होगा। तो इसको अगर मैं ऐसा लिखूं वेक्टर फॉर्म में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इज इक्वल टू q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, अगर चार्ज नेगेटिव है तो दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे। और ऐसे करके अपन बहुत सारे सिस्टम्स का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसी का ना एक छोटा सा यूज आता है एटॉमिक मैग्नेटिज्म के अंदर में। एटॉमिक मैग्नेटिज्म में इसी को कहीं कहीं यूज करते हैं। एटॉमिक मैग्नेटिज्म क्या होता है कि क्या वो लूप के केस में स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है? लूप के केस में, एक चार्ज के लूप के केस में क्या कह रहे हो? हाँ, अभी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, स्पिन की बात नहीं कर रहे, अपनी एक्सिस पे घूमने वाले। हम अभी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं किसी चार्ज की, ठीक है? तो एटम्स के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर अगर बात की जाए तो मान लो हाइड्रोजन एटम, बोर्स मॉडल वाले केस लेते हैं कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशी हो या हाइड्रोजन एटम की बात हो। चलो हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे एक प्रोटॉन होता है सेंटर पे, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम रहे हैं, तो आपसे कुछ कुछ चीजें पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीजें हमें बोर्स मॉडल से पता होती है,
वो ये होती है कि एक तो जो इनके बीच लगने वाला कूलम फोर्स होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, कि mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 मतलब e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो ये पहला कि इनके बीच का जो कूलम फोर्स होता है वही क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरी एक बात हम और जान रहे होते हैं कि किसी भी nth ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको मैं nh अपॉन 2 पाई लिख सकता हूँ। ये अपन बोर्स मॉडल से जानते हैं, है ना। अब यहाँ हमने क्या सीखा कि अगर ये पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज माइनस ई है, ई माइनस है, मास m है, मान लो इधर की तरफ v स्पीड से जा रहा है, तो इसके कारण इस लूप में करंट इस तरफ आएगी, इफेक्टिव करंट। इसके कारण इफेक्टिव करंट इस तरफ आएगी, इसके ऑपोजिट। मैं अभी पूछूंगी इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कहाँ है। अब देखो अगर v स्पीड से ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है m मास, तो इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बाहर की तरफ। और मैं पूछूं इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कहाँ है, तो आप कहोगे अंदर की तरफ। मैंने कहा था ना नेगेटिव चार्ज है, दोनों एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। तो फिर इसमें से आपसे कुछ कुछ बातें पूछ लेंगे कि बताओ आई इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी। सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये q इन बाई टी आता है या q इंटू एफ आता है या इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई आर आता है, या v बाय आर को ओमेगा लिख सकते हैं, तो इसको q ओमेगा अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसके मैग्नेटिक फील्ड, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये भी आपको ऑलरेडी आता है कि ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होता है। आई आपने ऊपर लिख लिया, उसकी वैल्यू यहाँ रख दोगे तो ये आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो ये सब में कुछ नया नहीं है, ये अपन पहले सीख चुके हैं। नया क्या है कि अगर मैं पूछूं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, तो आप कहोगे सर इसको लिखेंगे माइनस ई अपॉन 2m इंटू एंगुलर मोमेंट। माइनस क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो m इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। अब मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ कि किसी भी जगह इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो ध्यान से देखो e बाई 2m, इसके मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिख सकते हैं, तो किसी भी जगह इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को nth ऑर्बिट में लिख सकते हैं nh अपॉन 2 पाई। क्या लिख सकते हैं, nh अपॉन 2 पाई। सो मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n e h अपॉन 4 पाई n, n e h upon 4 pi n. So magnetic moment of electron in nth orbit is proportional to n. बहुत जगहों पे इसको म्यू भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिखते हैं म्यू इज प्रोपोर्शनल टू n, कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉर n इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट में m की वैल्यू क्या आ गई, ई एच अपॉन 4 पाई, कितनी आ गई, ई एच अपॉन 4 पाई एम। तो किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशी में जो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये कांस्टेंट होता है, और इसको कई बार म्यू भी लिखते हैं, आप जानते हो, तो बोर मैग्नेट्रॉन के टर्म में, है ना। तो इसका मतलब किसी भी nth ऑर्बिट में जो ये आया ना, nth ऑर्बिट के लिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू म्यू बी। क्या लिख सकता हूँ, n इंटू म्यू बी का मल्टीपल, है ना। तो ये क्वांटाइज्ड होता है, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज आल्सो क्वांटाइज्ड। तो nth ऑर्बिट के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, वो म्यू बी के क्वांटा में होता है, कि म्यू बी 2 म्यू बी 3 म्यू बी ऐसा करके। तो अगर फिफ्थ ऑर्बिट में पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 4 है ना। तो ये यहाँ से अपन इस रिजल्ट से कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का किसी भी nth ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, है ना। सिंपल सा n इंटू म्यू बी, वेर म्यू बी इज ई एच अपॉन 4। तो ये रिलेशन कई बार एटॉमिक मैग्नेटिज्म करके पूछ लेते हैं, कुछ है नहीं इसमें, ये सिंपल इसी का बेसिक क्वेश्चन मान, है ना। जल्दी से नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए।
है ना। ये अपना छोटा सा पार्ट था एटॉमिक मैग्नेटिज्म का, वो इसी पे बेस्ड था कि Q/2m होता है, इसके बेसिस पे अपन किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मोमेंट निकाल सकते हैं। और पता है यहीं से पता चलता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो एक तरीके से जो मैग्नेटिक बिहेवियर आता है किसी भी मटेरियल में, वो इसी इलेक्ट्रॉनिक मोशन के कारण होता है ना। चलिए, एक क्वेश्चन है सिंपल सा, ध्यान से देखना, कि स्पाइरल है, ये आपके मॉड्यूल में इसका फील्ड निकालने का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं इसका फील्ड और मोमेंट दोनों निकलवाऊंगा एक्चुअली, इसी में यहाँ कराता हूँ। स्पाइरल कॉइल है, क्या ये स्पाइरल कॉइल क्लोजली पैक्ड है, गैप्स दिख रहे हैं बट इट्स क्लोजली पैक्ड है। टोटल टर्न्स n है, टोटल टर्न्स इक्वल टू कैपिटल N। क्लोजली पैक्ड स्पाइरल कॉइल है, इसमें टोटल कैपिटल N टर्न्स। इसकी इनर रेडियस a मान लेते हैं और आउटर रेडियस b मान लेते हैं, a से b तक है, और इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ऐसे जलेबी की तरह इसमें करंट फ्लो हो रही है बाहर की तरफ। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछते हैं, पहला पूछते हैं फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, और दूसरा पूछते हैं फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। ध्यान से सुनिए, तो सबसे पहले इसके सेंटर पे जब मैग्नेटिक फील्ड बतानी होती है, तो अपन तो लॉजिक अपने को समझ में जो आता है वो ये है कि इसको अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। ये बहुत सारे कॉइल्स का कॉम्बिनेशन है, तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैं डायग्राम को ऐसा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाऊं ना, तो यहाँ से यहाँ तक है, ए से बी तक लूप्स है, तो हमें आर रेडियस का एक लूप मानना पड़ेगा या कॉइल मानना पड़ेगा, और उसकी फील्ड लिख के उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ध्यान से देखो, इस डायग्राम में हर लूप की फील्ड बाहर की तरफ, हर लूप की फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, तो नेट फील्ड जो आएगी वो सारे फील्ड का सम आएगी, है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से आर डिस्टेंस पे जाते हैं और एक डी आर थिकनेस का कॉइल मानते हैं। ध्यान सुनना, कर लेते हैं लोगों से एक छोटी सी गलती होती है जो मुझे आपको सिखाना है। यहाँ से आर डिस्टेंस पे जाते हैं और एक डी आर थिकनेस का कॉइल मानते हैं, ये डी आर, है ना। ये कॉइल माना है, लूप नहीं, क्योंकि इस थिकनेस के अंदर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, है ना? और इसमें करंट मान लो कुछ ऐसे जा रही होगी, है ना। तो ये जो कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन डी आर थिकनेस, इस डी आर थिकनेस में कितने टर्न होंगे ये लिखना इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं ये डी एन है ना, और मैं डी एन को लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल थिकनेस इंटू डी आर। ये टर्म मिस हो जाती है कि जो आपने डी आर थिकनेस मानी है, ये एक्चुअली लूप नहीं कॉइल है, और इस कॉइल में डी एन टर्न्स होंगे, और इस डी एन टर्न को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि टोटल टर्न्स अपॉन टोटल थिकनेस इंटू इस कॉइल की थिकनेस, एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। अब लिख सकते हो कि आप अगर इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हो डीबी, डीबी क्या है, इस एलिमेंटल कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड, तो डी एन और सेंटर पे फील्ड क्या आती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये होती है सेंटर पे फील्ड। रख दो वैल्यूज, डी एन की वैल्यू क्या थी, तो एन अपॉन 2b माइनस ए इंटू म्यू नॉट आई, इधर क्या बचा, डी आर अपॉन आर, तो b कितना आएगा, इसका इंटीग्रल, तो म्यू नॉट एन इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2b माइनस ए इंटू डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन, आर की लिमिट आर इक्वल टू ए से आर इक्वल टू बी तक, एल एन आर बनेगा तो एल एन बी अपॉन ए बनेगा, सो इट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2b minus a into ln b upon, this is the magnetic field at the center of this coil,
म्यू नॉट एन आई अपॉन 2b माइनस ए इंटू एल एन बी अपॉन, और जरा सोचो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे ही निकलेगा, है ना, कि मैंने जो एक कॉइल माना है, मैंने जो कॉइल कंसीडर किया है ये एलिमेंटल कॉइल, मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहा हूँ डीएम। डीएम क्या है? इस एलिमेंटल कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखूंगा मैं नंबर ऑफ टर्न्स इसमें इनटू करंट इनटू इस एलिमेंटल कॉइल का एरिया पाई आर स्क्वायर, है। डीएन की वैल्यू रख दीजिए, कितना आएगा डीएन? एन अपॉन एन डी आर अपॉन बी माइनस ए इंटू करंट इंटू एरिया, यही आएगा एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर इंटू करंट इंटू एरिया। ये मैंने डीएम माना है, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लीजिए, तो एन आई पाई अपॉन बी माइनस ए, ये बाहर आ गया, है ना, और क्या बचा? इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर, कहां से कहां तक? ए से बी तक। सो इट इज एन पाई आई अपॉन बी माइनस ए इंटू, ये बचेगा आर क्यूब बाई 3, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 3 में बाहर निकाल लेता हूँ, ये आर क्यूब बचेगा, आर क्यूब मतलब बी क्यूब माइनस ए क्यूब। और आप चाहो तो इसमें अब ए माइनस बी के, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा सकते हो। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या आता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, एक टर्म कैंसिल होगी, एन पाई आई अपॉन 3 इंटू, ये बचेगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक लिखा ना ये फॉर्मूला? तो ये आ जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, एन पाई आई बाई 3 इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, अगला आप ऐसे ही सोच सकते हो कि सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। सॉलिनॉइड, लॉन्ग सॉलिनॉइड की बात हो रही है ना, मान लो ये सॉलिनॉइड है ना, इसमें टोटल मान लो n टर्न्स हैं और इसमें I करंट फ्लो करा दें और इसकी रेडियस कुछ r है, या इसका एरिया मान लो कुछ a, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखेंगे? सिंपल वही, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। तो सॉलिनॉइड का बिहेवियर भी बार मैग्नेट की जैसा आता है, इसकी फील्ड पैटर्न तो बार मैग्नेट जैसा होता ही है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। ऐसे भी सोच सकते हो, सॉलिनॉइड में हर लूप का एक मोमेंट होता है, जैसे यहाँ मैंने जो करंट दिखाई है उसके अकॉर्डिंग हर लूप का मोमेंट इस तरफ होगा, जितने भी सर्कुलर लूप्स बने हैं सबका मोमेंट इस तरफ होगा और नेट मोमेंट ऐड हो रहा है। जबकि टोरॉइड में ऐसा नहीं है, टोरॉइड का नेट मोमेंट 0 होता है। इमेजिन करके देखो कि ऐसा होता है टोरॉइड का स्ट्रक्चर। इसमें कॉइल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बना देता हूँ कि मान लो हर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा बना दूंगा, टोरॉइड के हर लूप का मोमेंट बना दूंगा, तो ये क्लोज्ड पॉलीगन बन जाएगा और इन सारे वेक्टर्स का वेक्टर सम क्या होगा? 0। तो एक टोरॉइड का कोई भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसके सारे मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स मिलके कैंसल हो जाते हैं, जबकि सोलिनॉइड का अपना नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ध्यान रखेंगे ये चीज, कई बार यही पूछ लेते हैं कि टोरॉइड का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो लोग अपना दिमाग लगा देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया में इसके कोर का एरिया, ऐसा नहीं करेंगे।
क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वो सारे का ऐड होकर 0 हो जा रहा है। ठीक, जल्दी नोट कीजिए। तो ये अपने कॉइल्स, डिफरेंट टाइप के कॉइल के मैग्नेटिक मोमेंट थे। आई थिंक इसके अलावा जो मोमेंट निकालने का सवाल आएगा आप खुद से कर पाओगे, उसमें कोई बहुत दिक्कत आपको नहीं है, सिंपल आता है मोमेंट निकालना। एक वो स्पाइरल था, मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, अगला जो इसमें है वो है एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट या ऑफ अ मैग्नेट, मान लो एक मैग्नेट का मैग्नेटिक। तो बार मैग्नेट ना एक तरह से मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, जिसमें अपन मानते हैं कि जो नॉर्थ पोल है वो प्लस एन है और जो साउथ पोल है वो माइनस एन है ना? तो एक बार मैग्नेट के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें मैं आपको बताऊं। तो मान लो ये एक बार मैग्नेट है ना? सबसे पहले तो पोल्स क्या होते हैं? पोल्स वो पॉइंट होते हैं जहां एक मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है ना? तो मान लेते हैं बेटा यहाँ कहीं नॉर्थ पोल है, अंदर थोड़ा सा अंदर होता है ये, और यहाँ कहीं साउथ पोल। तो एक ना मैग्नेट की दो टाइप की लेंथ होती है, एक होती है इसकी पूरी जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो, है ना? और एक होती है पोल्स के बीच की डिस्टेंस। इसको एल ओ मान लो और इसको एल मान लो, है ना? एल इज द मैग्नेटिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ, एंड व्हाट इज एल नॉट? एल नॉट इज द ज्योमेट्रिकल लेंथ। हमारे काम की ये मैग्नेटिक लेंथ है, ये होता है ना, ये दिस इज डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का सेपरेशन है ना? जनरली अगर ये दोनों चीजें क्वेश्चन में आ गई है ना, कि दोनों दे रखा है सेपरेटली, तो रिलेशन होता है कि एल जो होता है ना मैग्नेटिक लेंथ, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.9 टाइम्स एल नॉट। लगभग लगभग, कुछ बुक 0.87 लिखते हैं, कुछ 89 लिखते हैं। ये लफड़ा तभी लेके आएंगे जब आपसे क्वेश्चन में कहा गया हो, है ना, कि मैग्नेटिक लेंथ अलग है, ज्योमेट्रिकल लेंथ अलग है। अदरवाइज जो लेंथ ऑफ मैग्नेट होता है अपन उसी को मान लेते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाते। अगर क्वेश्चन में ये चीज यूज हो रही है तो आपको स्पेसिफिकली लिखी दिखेगी कि दो ऑप्शन एक जैसे हैं, एक में 0.9 की टर्म है, एक में 0.9 की टर्म नहीं। तो आप समझ जाओगे कि ये लफड़ा ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का है। बट ऐसा एक्चुअली होता बहुत कम क्वेश्चन में। अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कि नॉर्थ पोल को इफेक्टिवली मानते हैं प्लस एम और इसको मानते हैं माइनस एम। जैसे वहां प्लस क्यू माइनस क्यू होता है ना, ये माइनस क्यू होता है, ये प्लस क्यू होता है, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है पी वेक्टर, है ना? इसकी वैल्यू होती है क्यू इंटू एल और डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस। सिमिलरली यहाँ पे इसको मैग्नेटिक चार्जेस कह देते हैं, अपने को यहाँ पोल स्ट्रेंथ कहना है। जब मैग्नेटोस्टैटिक्स डेवलप हुई थी, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर था ना, वैसा एक चैप्टर होता है मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ते थे पहले, जिसमें मैग्नेट को सेपरेटली स्टडी करते थे। तो उसमें मानते थे कि नॉर्थ पोल के पास एक प्लस एम चार्ज रखा हुआ है, साउथ पोल के पास एक माइनस एम चार्ज रखा हुआ है ना? और ये चार्जेस है मैग्नेटिक चार्जेस, लेकिन एक्चुअली सेपरेटली एग्जिस्ट ही नहीं करते, नॉर्थ पोल साउथ पोल साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, है ना? तो कहा गया कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसकी वैल्यू होती है स्मॉल एम इंटू एल, वेयर एल इज द मैग्नेटिक लेंथ, L is the magnetic length, M is the magnetic moment. M is the magnetic moment. Small m is pole strength. है? और L is magnetic length.
अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल, क्योंकि माइनस एम से प्लस एम होती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ये जो पोल स्ट्रेंथ है ना, अच्छा आप इनके यूनिट्स भी देख लो। ये जो पोल स्ट्रेंथ है ना, इसकी यूनिट होती है, जैसे आप याद करो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट पीछे क्या होती थी? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या होती थी? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अभी अपन ने जस्ट सीखा है कॉइल के लिए, करंट इंटू एरिया। तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये लेंथ है तो इसकी यूनिट होगी एम्पियर इंटू मीटर। क्या होगी? एम्पियर इंटू मीटर। और ये जो पोल स्ट्रेंथ होती है, पोल स्ट्रेंथ, इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लो ये मैग्नेट को मैं शेप का मान लूं, तो ये जो एरिया होगा ना, ज्यादा एरिया तो ज्यादा पोल स्ट्रेंथ, कम एरिया तो कम पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? तो वो पोल स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है और लेंथ पे भी डिपेंड करता है। इनमें से किसी को भी चेंज किया जाएगा तो पोल मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, ये साउथ ये नॉर्थ। इसको दो पार्ट्स में कट किया जा रहा है, दो ही तरीके से। इसको दो पार्ट्स में कट किया जा रहा है। पहले पार्ट में क्या किया ना, इसको एक्सिस के पैरेलल काट दिया, ऐसा है ना, कट। पहला है पैरेलल टू एक्सिस, ये इसकी एक्सिस होती है। पहले हम कैसा काटा? पैरेलल टू एक्सिस। तो सोच के देखिए, एक्सिस के पैरेलल काटने वाले केस में क्या होगा? लेंथ सेम रहेगी और ये जो पोल स्ट्रेंथ है ना, ये आधी हो जाएगी, क्योंकि एरिया आधा हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m डैश, सो इट इज ml/2, दैट इज m/2। जो एक्सिस के पैरेलल कट किया तो एरिया आधा हो गया। एरिया आधा हो गया तो मैं कहूंगा कि पोल स्ट्रेंथ आधी हो गई, लेंथ सेम रही। और अगर मैं इसको परपेंडिकुलर टू एक्सिस काटूं तो क्या होगा? ऐसा छोटा सा मैग्नेट बनेगा, है ना? यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। एरिया चेंज नहीं हुआ तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, लेकिन लेंथ आधी हो गई, एल। फिर से मैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? m इंटू l/2, दैट इज m/2। तो मैग्नेट को अगर आधा काटते हैं ना, तो आधा काटने पे उसका मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाता है। लेकिन वो किस रीजन से हो रहा है? ये रीजन दोनों जगह डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा, आधा काटने पे मोमेंट आधा क्यों होना है ये समझाता हूँ। नेट मैग्नेटिक मोमेंट बेटा इस मैग्नेट का होगा क्यों, जरा ये सोचो। इसके अंदर ना खूब सारे एटॉमिक मैग्नेटिज्म के रीजंस होंगे, और वो सबके मैग्नेटिक मोमेंट का सम होके ये आ रहा होगा। बहुत सारे सर्कुलर लूप्स में चार्जेस घूम रहे होंगे और उन सब का मैग्नेटिक मोमेंट का सम होके ये आ रहा होगा। जब इसको हमने आधा किया तो वो नंबर ऑफ जो सोर्सेस थे ना वो आधे हो गए। मान लो कुछ n एटम्स थे या n मॉलिक्यूल्स थे जिनका मैग्नेटिक मोमेंट मिलके कैपिटल M हो रहा था। तो जब हमने इसे आधा काट दिया, चाहे जैसे भी काटे, तो उनका नंबर आधा हो गया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाएगा। कई बार पता है, एक आध क्वेश्चन वैसे मुश्किल है पूछना, ऐसा ही पूछ लेंगे कि इसको ना ऐसा काट दिया, ऐसा आधा डायगोनल के अबाउट, अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो अब भी आधा ही होगा। अब इसमें पोल स्ट्रेंथ बताने में दिक्कत है, हर जगह एरिया डिफरेंट डिफरेंट है, तो इंटीग्रेट करके मोमेंट निकालना पड़ेगा। बट अभी भी आंसर यही आएगा इस लॉजिक से। अगर मैंने इसे आधा काट दिया है तो जो सोर्स है वो आधे हो गए, और अगर सोर्स आधे हो गए हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाएगा। सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट। क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। इसको लिखने के लिए 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक?
चलिए आगे चलते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है वेक्टर पे बेस्ड। आइडेंटिकल bar magnets, each of moment capital M, are arranged in following manner. Find M of the system. आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स को अरेंज किया गया है, तो अपने को इन सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट बताना है कि सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। हर बार मैग्नेट M वाला है, इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ 60 डिग्री। और तीसरा क्वेश्चन, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60। तीनों में आपको समथिंग इनटू एम के टर्म में आंसर बताना है, तो जो कोफिशिएंट आएगा बस आपको वो लिखना है। तीनों आंसर्स के जो आपको एम के कोफिशिएंट आएंगे ना, एम नेट इक्वल टू समथिंग इनटू एम, तो जो एम के कोफिशिएंट्स आएंगे वो आप जरा चैट बॉक्स में लिख के बता दें जल्दी से। चलो देखो, इनके वेक्टर ड्रॉ कर लो ना, इनका वेक्टर क्या क्या होगा। साउथ टू नॉर्थ होता है, तो पहला वेक्टर एम इस तरफ है और दूसरा साउथ टू नॉर्थ इस तरफ आ जाएगा, शिफ्ट होकर। तो इसमें एम नेट कितना आएगा, 90 डिग्री पे है ना, एम नेट कितना आएगा, √2 है इसके बीच के। इसमें पहला वेक्टर इस तरफ है एम, दूसरा वेक्टर इस तरफ है एम, और ये एंगल कितना है 120 डिग्री, तो एम नेट कितना आएगा एम, ये कैपिटल एम है। और तीसरे केस में वेक्टर ड्रॉ कर लो, ये एम, ये एम और ये एम, तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि ये 2m बनेगा। एम नेट कितना आएगा 2m, पहले दोनों का सम उधर की तरफ आएगा और तीसरा वाला खुद भी उतना ही बनेगा। तो एम नेट इज इक्वल टू, क्या लिख रहा हूँ मेरे बारे में, यहाँ भी वही लिखा है भैया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ ही आएगा m, और पहले से भी m है, तो इसका आंसर कितना आ गया 2m। तो पहले का आंसर है √2m, दूसरे का आंसर है m, तीसरे का आंसर है 2m। ठीक है, चलिए गुड। जल्दी जिनको लिखना है लिख लीजिए वेक्टर से, 30 सेकंड दे रहा हूँ। 30 सेकंड भी नहीं है एक्चुअली। ठीक, तो ये बार मैग्नेट के सिस्टम कहीं रखे हुए हैं, तो अपन उसके वजह से बता सकते हैं कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट सिस्टम का क्या होगा। अगले एक टाइप का सवाल आता है कि वी हैव a flexible magnetic rod, we have a flexible
मैग्नेटिक रॉड ऑफ मोमेंट कैपिटल है, हमारे पास कैपिटल है मैग्नेटिक मोमेंट का एक फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक रॉड है, we bent it to form an arc of angle theta, हम इसको बेंड करके थीटा एंगल का एक आर्क बनाते हैं। तो फाइंड न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। तो ध्यान से देखिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या था, एक मैग्नेटिक रॉड थी जो फ्लेक्सिबल है, तो पहले एक रॉड के फॉर्म में थी, एल लेंथ की रॉड थी, हमने क्या किया, इसे बेंड कर दिया ऐसा कि ये एक आर्क बन गई, थीटा एंगल, थीटा रेडियन में, ऑब्वियस सी बात है। इस बेंडिंग के ड्यूरिंग कुछ चीजें चेंज होगी, कुछ चीजें चेंज नहीं होगी। अगर मैं पोल स्ट्रेंथ को लिखूं -m+m, तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, है ना, टोटल लेंथ चेंज नहीं होगी, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा। ये लेंथ अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच का ये है, तो यहाँ जो हम इफेक्टिव लेंथ लेंगे बेटा, वो ये वाली होगी, दिस इज एल इफेक्टिव, है ना। एक चीज तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, कि पहले का मैग्नेटिक मोमेंट है m इंटू एल, बाद का मैग्नेटिक मोमेंट m डैश, इट विल बी m इंटू एल इफेक्टिव। तो मैं कहीं से अगर ये एल इफेक्टिव निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। और वो एल इफेक्टिव मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं कहूंगा टोटल लेंथ कांस्टेंट रहेगी, तो टोटल लेंथ पहले कितनी थी, एल, और अगर ये आर रेडियस का आर्क बना रही है, कितनी रेडियस का आर्क बना रही है, आर रेडियस का, तो ये एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इंटू थीटा, क्या लिख सकता हूँ, आर इंटू थीटा। तो यहां से आर की वैल्यू आ रही है बेटा एल अपॉन थीटा, ये रेडियस आ गई। और आपको अगर ये एल इफेक्टिव दिख रहा हो कि ये आएगा 2r साइन थीटा बाई 2, क्या आएगा, 2r साइन थीटा बाई 2, ये r cos थीटा बाई 2, ये r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये एल इफेक्टिव जो आएगा ये कितना आएगा, 2r साइन थीटा बाई 2, और r की जगह लिख दोगे क्या, l बाई थीटा, तो 2l बाई थीटा साइन थीटा बाई 2, ये r लिखा है मैंने, 2r साइन थीटा बाई 2। तो बाद का मैग्नेटिक मोमेंट क्या बना, m इंटू एल को कैपिटल M लिख दो, तो इट इज 2 इंटू कैपिटल M, m इंटू एल को क्या लिख दिया, कैपिटल M, तो 2 इंटू कैपिटल M अपॉन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। सोच के देखिए, मैं थीटा इक्वल टू 360 कर दूं, थीटा या 2 पाई कर दूं, ठीक, थीटा क्या कर दूं, 2 पाई, मतलब इसको मैंने क्लोज सर्कल बना दिया, तो मोमेंट जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपने नॉर्थ पोल साउथ पोल को एक ही जगह लगा दिया, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, जीरो। देखो इस फॉर्मूले से भी जीरो हो रहा है, साइन 2 पाई बाई 2 साइन पाई, एंड साइन पाई इज जीरो। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि एक फ्लेक्सिबल मैग्नेट था, उसको अगर किसी आर्क में चेंज कर दे तो उसका नया मोमेंट क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक यूज करना है कि पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी और टोटल लेंथ चेंज नहीं होगी, हाँ मैग्नेटिक लेंथ चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक लेंथ क्या होगी, नया जो सेटअप बना है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस। ठीक, जल्दी नोट कीजिए, 1 मिनट दे रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आपको ऑलरेडी आता है, मैं उसको बस रैपिडली समराइज करूंगा, और वो है बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, मैंने रिवाइज करने को भी बोला था, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस पर टॉर्क और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना।
है ना। और मैग्नेटिक डायपोल की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे दोनों चीजें आ जाएंगी, कॉइल भी आ जाएगा एंड मैग्नेट भी आ जाएगा, बस उसके मोमेंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, बी, इसमें एक मैग्नेटिक डायपोल रखा, मैं डायपोल को ऐसा बना रहा हूं बस, डायपोल मोमेंट वेक्टर से, है ना। कॉइल का मोमेंट कैसा होता है अपन सीख चुके हैं, मैग्नेट का कैसा होता है अपन सीख चुके हैं। तो मैं बस सिस्टम को उसके मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर से ड्रॉ कर रहा हूं बस। ये थीटा एंगल पे, तो आप जानते हो कि इस पे नेट फोर्स 0 होगा। क्यों 0 होगा? कॉइल हुआ तो कॉइल पे नेट फोर्स तो 0 होता ही एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में। मैग्नेट हुआ तो यहाँ प्लस एम रखा होगा, यहाँ माइनस एम रखा होगा। प्लस एम पे फील्ड बिल्कुल मैग्नेटोस्टैटिक्स की तरह, प्लस एम पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स आएगा एम बी, माइनस एम पे फील्ड के ऑपोजिट फोर्स आएगा एम बी। मैग्नेट के पोल्स पे फील्ड की डायरेक्शन और फील्ड के ऑपोजिट में फोर्स आएगा, और नेट फोर्स इनका कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 0। तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा? टॉर्क। हमें सिर्फ क्या मिलेगा? टॉर्क। और टॉर्क को क्या लिखते थे याद करो? एम बी साइन थीटा। अभी यूनिफॉर्म फील्ड में सीख रहे हैं, यही सीखना है अपने को, एम बी साइन थीटा। या टॉर्क वेक्टर को क्या लिख देते थे? एम क्रॉस बी। So this is torque on magnetic dipole in uniform electric field. इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे माइनस एम डॉट बी या फिर माइनस एम बी कॉस थीटा। दिस वाज द पोटेंशियल एनर्जी। सब कुछ बातें पहले हो चुकी है। फिर मैंने इसमें 3 टाइप के इक्विलिब्रियम बताए थे, सॉरी 2 टाइप के, थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। यहाँ पे फोर्स भी 0 है और टॉर्क भी 0 है, यहाँ भी फोर्स 0 है और टॉर्क भी 0। तो ये टोटल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आती है माइनस एम बी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आती है प्लस एम बी। ये था स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सब बातें पहले बहुत डिटेल में हो चुकी है। इसमें वो एसएचएम करता था, याद हो आपको तो। और एसएचएम का टाइम पीरियड वहां आता था 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। यहाँ एसएचएम का टाइम पीरियड आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन p की जगह m, e की जगह b। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएचएम का टाइम। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या होता है? फोर्स तो 0 होता है, टॉर्क मैक्सिमम होता है कितना? mb cos sin थीटा में थीटा 90, तो mb। पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है क्योंकि इसको हम क्या मानते हैं? रेफरेंस। ये कोई सा भी इक्विलिब्रियम नहीं है। तो थीटा इक्वल टू 0 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इज इक्वल टू 180 इज अनस्टेबल। ये अपन वहीं पे सीख चुके हैं। और अगर इसमें अपन थीटा इक्वल टू 180 से स्लाइटली डिस्प्लेस करें, सॉरी थीटा इक्वल टू 0 से, तो पार्टिकल का एसएचएम होता है। ये बातें अपन सीख चुके हैं, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर अपन यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे मैं एक कॉइल पे एंगुलर एक्सीलरेशन का एक सवाल सॉल्व कराऊंगा और फिर अपन टॉपिक में आगे चलेंगे। अपना एमईसी का पार्ट हो चुका है एक्चुअली खत्म। अब अपन मैग्नेटिज्म जो क्लासिकल वाला पार्ट है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर अपन टॉपिक को फिनिश करेंगे। जल्दी लिखिए।